दोस्तों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एग्री मस्ती यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों आज मैं बीएससी एग्रीकल्चर 5th सेमेस्टर वालों के लिए डिजीज ऑफ फील्ड एंड हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स एंड डियर मैनेजमेंट पार्ट 1 का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक का वीडियो लेकर के आए हैं। इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे प्रमुख रोगों के बारे में चर्चा करने वाले हैं जिससे लगभग सभी परीक्षाओं में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और सभी प्रश्नों के उत्तर बारीकी से समझते रहिएगा। मैं अपने डॉक्यूमेंट्स पर चलूं उससे पहले आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर पुराने हैं तो कोई बात नहीं, आप लोग इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने मुख्य टॉपिक पर। दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं वीडियो के टॉपिक पर, और आज का टॉपिक है दोस्तों पहला टॉपिक। ऐसे तो इसमें मैं आपको बाजरे और मूंगफली से संबंधित जितने भी रोग हैं और इनके बारे में बताऊंगा बहुत विस्तार से, क्योंकि दोस्तों बाजरे से और मूंगफली से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। और मूंगफली में लगने वाले एक बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रमुख रोग है जो कि फसल को लगभग बर्बाद कर देता है। उस रोग का नाम है आपका टिक्का पत्ते के धब्बे, यानी दोस्तों इसे टिक्का डिजीज भी कहा जाता है इंग्लिश में, ठीक है। इसे ये टिक्का डिजीज है, और इस टिक्का डिजीज के बारे में आइए विस्तार से चर्चा करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले देखिए, ये टिक्का डिजीज जो होता है इसका पैथोजन यानी रोग कारक क्या होता है, यानी दोस्तों टिक्का डिजीज आखिर लगता कैसे है। तो दोस्तों टिक्का डिजीज सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यह एक कवक जनित रोग है। क्या दोस्तों, ये फंगल डिजीज है, ये कवक होता है जिसके कारण ये रोग लगता है। और उस कवक का नाम क्या है, तो उस कवक का नाम है दोस्तों सी एराकिडिकोला, यानी दोस्तों सर्कोस्पोरा एराकिडिकोला होता है। क्या होता है, सर्कोस्पोरा एराकिडिकोला होता है। इसका पैथोजन यानी रोगजनक, रोग कारक, ठीक है, जिसे आप पैथोजन बोल सकते हैं, ये हुआ आपका। दोस्तों आप लोग इसको याद कर लीजिएगा और आगे बढ़ते हैं और इसके लक्षण के बारे में पढ़ लेते हैं। और दोस्तों लक्षण क्या होता है टिक्का डिजीज का, यह रोग पौधे के जमीन से ऊपर के सभी भागों पर होता है। यानी दोस्तों जितने भी भाग जमीन से ऊपर होते हैं जैसे पत्तियां, डंठल इत्यादि सभी पे होता है। पत्तियों पर अधिक गंभीर रूप से होता है, ठीक है। ये रोग जो होता है, क्योंकि इसका नाम ही है टिक्का, पत्तियों पर लगने वाले धब्बा, ठीक है, इसे टिक्का डिजीज भी शॉर्ट में बोला जाता है। ये पत्तियों पर अधिकतर गंभीर रूप से देखा जाता है, और दो रोगजनकों द्वारा उत्पन्न पत्तियों के लक्षणों को रूप, धब्बे के रंग, आकार द्वारा आसानी से पहचाना जा सकता है। चूँकि ये दोस्तों ये जो रोग होता है ये दो तरह का होता है टिक्का डिजीज, ठीक है। और आगे देखते हैं, आगे है आसानी से पहचाना जा सकता है के बाद दोनों कवक पर्णवृंतों, यानी दोस्तों पर्णवृंतों तनों और खूंटियों पर भी घाव उत्पन्न करते हैं। पर्णवृंत यानी दोस्तों जिस पे पत्तियां लगी होती है जिस डंठल में, उसे पर्णवृंत कहा जाता है। ये पर्णवृंतों तथा तनों एवं खूंटियों पर भी घाव को उत्पन्न करता है। कौन सा रोग, टिक्का डिजीज जो होता है वो। और आगे है संक्रमण विकसित होने पर दोनों प्रजातियों के कारण होने वाली घाव आपस में जुड़ जाते हैं। जैसे दोस्तों ये जो टिक्का डिजीज होता है मूंगफली का, इसके दो कारण होते हैं और दो तरह के रोग लगता भी है पत्तियों पर। एक होता है नीचे से, जो पत्तियों के नीचे से शुरू होता है लगना, या एक होता है पत्तियों के ऊपर से डायरेक्ट होता है। जब ये दोनों का प्रकोप बढ़ जाता है तो दोनों क्या होता है दोस्तों, एक ये रोग है और एक ये रोग है, बढ़ते बढ़ते क्या होता है दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, तो रोग क्या होता है बहुत ज़्यादा भयानक हो जाता है। हम लोग लक्षण जान लिए, ये टिक्का डिजीज जो है मूंगफली को पत्तियों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। और आगे है दोस्तों, और गंभीर रूप से चींटीदार पत्तियां समय से पहले झड़ जाती है। अगर दोस्तों पत्तियों पे रोग लग जाता है तो पत्तियां समय से पहले ही झड़ जाती है। गंभीर संक्रमण में मेवों की गुणवत्ता और उपज में भारी कमी होती है। जो दोस्तों जो मूंगफली की पोड़ होती है जिसके अंदर दाने भरे होते हैं, अगर रोग गंभीर रूप से हो जाता है तो मूंगफली में फलियों की संख्या कम बनती है, जिसके कारण उत्पादन बहुत कम हो जाता है। अब दोस्तों देखते हैं इस रोग के अनुकूल परिस्थिति, ठीक है। दोस्तों इस रोग के लिए अनुकूल परिस्थिति क्या है, 3 दिनों के लिए लंबे समय तक उच्च सापेक्ष आर्द्रता, यानी दोस्तों अगर मौसम नम है, मौसम में पानी की कोई कमी नहीं है, आर्द्र मौसम है, तो ये रोग जो है ज़्यादा लगता है। और है आगे, पत्ती की सतह पर ओस के साथ कम तापमान यानी 20 डिग्री सेल्सियस, यानी दोस्तों पत्तियों की सतह पर ओस के साथ अगर तापमान कम हो जाता है ओस पड़ने के बाद तो ये रोग लग जाता है। ये उसके लिए क्या होता है दोस्तों, ये टिक्का डिजीज के लिए अनुकूल परिस्थिति होता है। और आगे है नाइट्रोजन और फास्फोरस उर्वरकों की भारी मात्रा, मिट्टी में मैग्नीशियम की कमी। अगर दोस्तों आप नाइट्रोजनी उर्वरक का ज़्यादा प्रयोग करते हैं मूंगफली में, तब पर भी टिक्का डिजीज का शिकार हो जाएगा आपका फसल, ठीक है। और मिट्टी में अगर मैग्नीशियम की कमी है तो भी आपका जो मूंगफली की फसल है उसमें क्या होगा, टिक्का डिजीज का प्रकोप हो जाएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जितने भी आप इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं इसका PDF भी आपको मिलने वाला है। तो जितने भी छात्र इस PDF को लेने के लिए रुचि रखते हैं, इस PDF को लेने में रुचि रखते हैं, वो लोग डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, ठीक है।
और दोस्तों मैं बताता हूँ, अगर आप लोग PDF ले लेंगे तो क्या होगा, आप लोग इसको जब इच्छा करें तब पढ़ते रहिए, क्योंकि अभी पेपर में टाइम है। इसलिए आप लोग PDF बिल्कुल ले लीजिएगा। PDF लेने के लिए नीचे जो लिंक दिया है टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा और नीचे दिए गए नंबर पर भी संपर्क कर लीजिएगा। और दोस्तों आगे देखते हैं, ये जो इसका रोग चक्र होता है, यानी दोस्तों ये जो टिक्का डिजीज होता है, ये जैसे एक बार तो हो गया, फिर ये पुनः कैसे उत्पन्न होता है, इस बात को हम लोग समझेंगे। तो ये जो इसका रोग चक्र होता है, देखिए सबसे पहले मिट्टी में कोनिडिया, सुप्त कवक जाल और पैरेथेसिया के माध्यम से संक्रमित पौधे के मलबे में रोगजनक लंबे समय तक जीवित रहता है। जैसे इस बार आपका मूंगफली का जो फसल है उसमें टिक्का डिजीज लग गया, तो जो उसके कोनिडिया होते हैं, सुप्त कवक जाल होते हैं या पैरेथेसिया होते हैं, वो जो सुप्त कवक जाल होते हैं, कोनिडिया होते हैं, वो पैरेथेसिया के माध्यम से संक्रमित पौधे के मलबे, यानी दोस्तों जो आपके मूंगफली काटने के बाद खेत में बच जाते हैं डंठल वगैरह, उसमें क्या होता है, जीवित रहता है लंबे समय तक। स्वयंसेवी मूंगफली के पौधे भी रोगजनक को शरण देते हैं। जो जैसे दोस्तों मूंगफली के जो स्वयंसेवी पौधे होते हैं उस पर भी ये रोग बना रहता है, और जैसे ही आप अगला फसल बोते हैं उस पर ये क्या करता है, आक्रमण कर देता है। प्राथमिक संक्रमण देखिए कैसे होता है। प्राथमिक संक्रमण पौधे के अवशेषों या संक्रमित बीजों से सर्कोस्पोरा या कोनिडिया द्वारा होता है। दोस्तों आप लोग बोलेंगे कि आप लोग का दिमाग में ये चल रहा होगा कि ये सब कुछ पढ़ के बता रहे हैं, पता नहीं क्या होगा, याद होगा नहीं होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दे रहा हूँ, देखिए इस बार पेपर लिखित होने वाला है। अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊँ तो आप समझ नहीं पाएंगे, इसलिए मैं आपको पूरा विस्तार पूर्वक बताते जा रहा हूँ ताकि आप लोग को समझ में आ जाए और सुनते सुनते कुछ याद भी हो जाए। तो आइए देखते हैं, संक्रमित पौधे या बीजों के सर्कोस्पोरा या कुंडियों द्वारा होता है। ये क्या होता है, प्रथम संक्रमण होता है, और उसके बाद है द्वितीयक प्रसार हवा से उड़ने वाले कोनिडिया द्वारा होता है। यानी दोस्तों अगर आपका बीज संक्रमित है तो आपका फसल भी संक्रमित हो जाएगा, और उसके अलावा अगर आपके फसल में हवा के प्रसार द्वारा उड़ने वाली कोनिडिया द्वारा भी इसका संक्रमण हो सकता है। और बारिश के छींटे भी कोनिडिया के प्रसार में मदद करते हैं। जैसे अगर आपके फसल या आपके बगल वाले खेत में जो फसल लगी है मूंगफली की, उसका फसल रोग से संक्रमित है, अगर बारिश में छींटे वगैरह पड़ते हैं उससे संबंधित, जो कि उस रोग से टच हुआ हो और आपके फसल पे आता है, तो आपके फसल में भी संक्रमण हो जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं इसका प्रबंधन, यानी दोस्तों मैनेजमेंट का, कंट्रोल का। तो देखिए इसको कैसे कंट्रोल किया जाता है। संक्रमित पौधे के अवशेषों को हटाकर नष्ट कर दें, क्योंकि दोस्तों ये जो पूर्व अवशेष होता है खेत का फसल का, उससे ज़्यादा क्या होता है, पनपता है रोग दोबारा। इसलिए जितने भी आपके संक्रमित पौधे हैं उसके अवशेषों को हटाकर बिल्कुल नष्ट कर दें, और स्वैच्छिक मूंगफली के पौधे को नष्ट कर दें। दोस्तों जो स्वयंसेवी पौधे होते हैं जिन पे ये रोग का, टिक्का डिजीज का, सर्कोस्पोरा और ऑर्किडिकोला को शरण मिलता है, उसको आप लोग पूर्णतः नष्ट कर दीजिएगा। इसका कहने का मतलब ये है। और खरपतवारों को नियंत्रण में रखें। ये तो दोस्तों सब चीज़ में कॉमन है, खरपतवार को फसलों में नियंत्रण रखा जाता है। और बीजों को कार्बेंडाजिम या थीरम 2 ग्राम प्रति किलोग्राम से उपचारित करें। और दोस्तों यहाँ पे सीड ट्रीटमेंट का बात किया जा रहा है। आप मूंगफली के बीज बोने से पहले कार्बेंडाजिम नामक केमिकल है या थीरम, 2 ग्राम थीरम या कार्बेंडाजिम से प्रति 1 किलो बीज को उपचारित करते हैं, तो आपके फसल इस रोग से बच सकता है। ठीक है। और इसके अलावा इसका उपचार है कार्बेंडाजिम 500 ग्राम या मैंकोजिब 2 किलोग्राम या क्लोरोथालिनोल 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर का छिड़काव करें, और यदि आवश्यक हो तो 15 दिनों बाद दोहराएं। ये जो कार्बेंडाजिम वगैरह मैंका जो दवाई है, इसको आप छिड़किए अपने फसल पे, हो सके तो 15 दिन बाद इस क्रिया को दोहराइए, तो आपके फसल टिक्का डिजीज से बच सकता है। और आगे है दोस्तों ALR जैसी मध्यम प्रतिरोधी किस्में उगाएं। दोस्तों मेरा तो मानना ये है, और लगभग सभी लोग बोलते हैं कि अगर आप प्रतिरोधी किस्मों का चुनाव करते हैं, बोते हैं खेत में, तो आपका जो फसल है वो पूर्णतः क्या होगा, रोगों से बच जाएगा। तो इसलिए आप ALR1 जैसी मध्य प्रतिरोधी किस्में उगाएं। दोस्तों ये सब आप लोगों को याद करना है। ठीक है। और मैं आगे चलता हूँ और बाजरे से लगने वाले कुछ रोगों के बारे में चर्चा करता हूँ। और दोस्तों बाजरे से संबंधित एक बहुत ही खतरनाक रोग है अर्गट रोग या अर्गट डिजीज, जिससे लगभग हर बार परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। और दोस्तों ये जो आप वीडियो देख रहे हैं पूर्णतः आपका 110% सिलेबस पर आधारित है। उसी से मैं आपको वीडियो बना करके देता हूं ताकि आप लोगों को पेपर में मदद मिले। तो ये जो अर्गट रोग है ये भी आपका सिलेबस का क्वेश्चन है। और अर्गट रोग को आइए समझते हैं बारीकी से, A to Z इन्फॉर्मेशन समझ जाएंगे, ताकि अगर आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछा जाए तो आप इसका उत्तर दे दें, या फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पूछा जाए तो भी आप इसका उत्तर दे दें। आइए बारी बारी से जानते हैं
सबसे पहले देखते हैं अर्गट या सुगरी रोग, जिसे हिंदी में कहा जाता है, या लेकिन महत्वपूर्ण इसमें है अर्गट रोग या अर्गट डिजीज़ भी कहा जाता है इंग्लिश में भी। ये किसके कारण होता है दोस्तों? तो ये क्लेविसेप्स फ्यूजिफॉर्मिस के कारण होता है। किसके कारण होता है दोस्तों? ये जो अर्गट डिजीज़ है ये क्लेविसेप्स फ्यूजिफॉर्मिस नामक इसका रोगजनक और पैथोजन होता है, इसी के कारण क्या होता है? अर्गट डिजीज होता है। ये दोस्तों ये बाजरे का रोग है, अर्गट रोग, ठीक है। अब दोस्तों आइए अर्गट रोग के लक्षण को जान लेते हैं। तो सबसे पहले संक्रमित स्पाइगलेट्स, यानी दोस्तों जो संक्रमित बालियाँ होती है, यानी संक्रमित बालियों से हल्के गुलाबी या भूरे रंग के शहद की ओस की छोटी बूंदों के निकलने से लक्षण दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है आप बाजरे की बाली को देखेंगे जो कि संक्रमित हो अर्गट रोग से, तो आपको ऐसा प्रतीत होगा कि इसमें से भूरे रंग की शहद की ओस की छोटी बूंदें निकल रही है। ये इसका बहुत ही प्रमुख लक्षण होता है अर्गट रोग का। और है दोस्तों गंभीर संक्रमण के तहत ऐसे कई स्पाइकलेट बहुत अधिक शहद ओस छोड़ते हैं जो कि बाली के साथ टपक जाते हैं। दोस्तों ये जो अगर रोग भयावह रूप से पकड़ लेता है आपके बाजरे के बाली में, तो क्या होता है? इतने ज़्यादा ओस निकलने लगते हैं बाली से कि ओस टपकने लगते हैं बाल से नीचे की ओर। यही यहाँ पे बात कहा जा रहा है। और यहाँ पे देखिए बाद के चरणों में संक्रमित अंडाशय छोटे छोटे गहरे भूरे रंग के स्क्लेरोसियम में बदल जाता है जो स्पाइकलेट से बाहर निकलता है। ये दोस्तों सभी के सभी ये क्या है? आपका अर्गट रोग का लक्षण है। और दोस्तों ये सब्जेक्ट भी थोड़ा टफ है, इसलिए आपको नया नया शब्द सुनने को मिल रहा होगा। अब दोस्तों बात करते हैं अर्गट रोग का रोग चक्र, यानी दोस्तों ये रोग जो होता है ये कैसे आगे बढ़ता है, यानी एक साल से दूसरे साल में कैसे फैलता है और ये रोग कैसे किस तरह से प्रभावित करता है फसलों को। तो सबसे पहले देखिए स्क्लेरोसिया मिट्टी में 6 से 8 महीने तक व्यवहार करता है। यानी दोस्तों जो इसका रोग जनक होते हैं, पैथोजन होते हैं अर्गट रोग का, ये मिट्टी में 6 से 8 महीने तक व्यवहार करता है। प्राथमिक संक्रमण देखिए कैसे होता है, मिट्टी में मौजूद स्क्लेरोसिया के अंकुरण से होता है। यानी दोस्तों जो स्क्लेरोसिया होता है मिट्टी में पहले से मौजूद होता है, जिसके कारण क्या होता है? रोग का अंकुरण होने लगता है। और दोस्तों बात करें द्वितीयक प्रसार का, तो दोस्तों द्वितीयक संक्रमण जो होता है कीड़ों या हवाई कोनिडिया द्वारा होता है। किसका? अर्गट रोग का, जो कि बाजरे का एक बहुत ही खतरनाक रोग होता है। फंगस के अस्थायीकरण में संपार्श्विक मेजबान जैसे सेंक्रस, सिलियारिस और सी सेटिगेरस की भूमिका महत्वपूर्ण है। कवक पेनिसेटम की अन्य प्रजातियों को भी संक्रमित करता है। ये दोस्तों इसमें बहुत नए नए आपको शब्द सुनने को मिल रहे हैं। और दोस्तों ये सब जो है ये जितने भी आप शब्द सुने हैं टोटल, हालांकि इसका नाम भी थोड़ा टफ है इसलिए पढ़ने में मुझे भी परेशानी हो रही है, लेकिन आप लोग, मैं इसको छोड़ देता हूँ, आप लोग देख लीजिएगा बढ़िया से और खुद से भी पढ़ लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। और मैं आगे बढ़ता हूँ। अब बात करते हैं इसका प्रबंधन का, यानी दोस्तों कंट्रोल इसको या मैनेजमेंट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले देखिए बाजरे की जो अर्गट रोग होती है उसको मैनेजमेंट करने के लिए बुआई की तारीख को समायोजित करें ताकि सितंबर के दौरान फसल फूल न जाए। अगर आपकी फसल सितंबर में फूल जाता है तो ये जो अर्गट रोग होता है इसको लगने के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। अब आगे देखिए ज़्यादा जब उच्च वर्षा और उच्च सापेक्षिक आर्द्रता रोग के प्रसार में सहायक होती है। अगर आप सितंबर में आपका बाजरा फूलने लगे तो समझिए कि उस टाइम क्या होता है, सापेक्ष आर्द्रता ज़्यादा होता है, जिसके कारण क्या होता है, इस रोग का विस्तार बहुत तेज़ी से होता है। तो आप ऐसे तारीख का चुनाव करिए कि आप इस टाइम में बाजरे को बोइए जिस टाइम क्या हो, आप यहीं से सोच लीजिए कि मेरा बाजरे जो हैं वो सितंबर में न फूले। और आगे देखते हैं, बीजों को 10% नमक के घोल में डुबोएं और तैरने वाले स्क्लेरोसिया को हटा दें। यानी दोस्तों अगर आप बीज को उपचारित करते समय 10% नमक के घोल में डुबाएंगे तो इसके ऊपर जितने भी तैरने वाले होंगे स्क्लेरोसिया, ये क्या है दोस्तों, जिसका पैथोजन है, ठीक है, बाजरे के अर्गट रोग का, वो जो आपके ऊपर तैरने लगे पानी में तो उसको छान दें, हटा दें। और आगे दोस्तों है समपार्श्विक मेजबान निकालें। यानी दोस्तों जो पहले से है रोग कारक खेतों में उसको भी निकाल दें। और आगे देखते हैं दोस्तों जो इसका रासायनिक कंट्रोल दिया है, यानी दोस्तों केमिकल कंट्रोल, वो है कार्बेंडाजिम 500 ग्राम या मैंकोजेब ये दवा का नाम है। 2 किलोग्राम या जीरम 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर का 5 से 10% फूलों के खुलने पर और फिर से 50% फूल आने की अवस्था में करें। यानी दोस्तों जो मैंकोजेब और जीरम है और एक दवा है कार्बेंडाजिम, ये आपको इसको 2 टर्म में छिड़काव करना है। कब? एक करना है आपको फूलों के खुलने पर और दूसरा करना है जब फूल आने लगे
उस अवस्था में आपको छिड़काव करना है। दोस्तों ये जो वीडियो है यहीं पे समाप्त होता है। मिलेंगे आगे एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय किसान और जय कृषि विज्ञान।